नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और दिवाली के बाद शनिवार के बाद ये आज हमारा पहला करंट अफेयर है 26 अक्टूबर का। इस बीच में बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई हैं, कुछ ही हुई हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। और यदि बात करी जाए मध्य प्रदेश की तो बहुत ज़्यादा खबरें नहीं थी, लेकिन 2 दिनों में कुछ खबरें हो गई जो आज का करंट अफेयर हमारा पूरा कर सकती हैं। मैं हूं नीलेश और आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं हमने पिछले दिनों क्या पढ़ा उसके रिवीजन के साथ। मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को मनाया जाता है। उपाय ऐप मध्य प्रदेश शासन का है। ये इसका संबंध किससे है? तो उपाय ऐप जो लॉन्च हुआ ये बिजली संबंधी यदि कोई शिकायतें हैं तो उसके समाधान के लिए बनाया गया है और ये विद्युत मंडल का ऐप है। मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस आपसे क्यों पूछा गया था? उसका कारण यह था कि 21 अक्टूबर को भारत में पुलिस दिवस मनाया जाता है। इसकी वजह से हमने इस बार आपसे क्या पूछा था, 17 दिसंबर का मध्य प्रदेश, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये मध्य प्रदेश के पुलिस स्थापना का दिवस है। डिटेल हमने आपको वहां पर बता दी थी। दुर्गावती टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व जुड़ने जा रहा है, वो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। वो मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में विकसित किया जाएगा? तो वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। इन दोनों टाइगर रिजर्व के बीच में एक ग्रीन कॉरिडोर होगा जहां से आवागमन होगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार राज्यों में और जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ संपर्क कर रहे हैं, छोटे छोटे सेमिनार्स का आयोजन कर रहे हैं। तो ये कब आयोजित किया जाने वाला है? ये 9 और 10 को जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा उसी के अगले दिन से शुरू हो जाएगा, यानी 11 और 12 जनवरी 2023 में होगा। देश में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल को कौन सा स्थान मिला है? तो द्वितीय मिला है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करी जाए तो वर्ष 2022 राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो मनाया गया है, ये किसकी थीम क्या रखी गई थी? सभी राज्यों में मनाया गया है, मध्य प्रदेश में भी मनाया गया है। धनतेरस के दिन हर घर आयुर्वेद रखी गई थी। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री जच्छय साय को किया गया है। जय साय को लेकर के कंफ्यूजन मत रखिएगा, श्री जच्छय साय है, इनका नाम याद रखेंगे। सबकी योजना सबका विकास किस मंत्रालय से है? तो पंचायती राज मंत्रालय से है। हाल ही में खबरों में रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1267, इसका संबंध किससे है? तो यह एक आतंकवाद विरोधी परिषद है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अभी चाइना ने क्या किया है, जो अफजल मसूद महमूद है उसकी क्या करी, वीटो पावर लगा करके उसको आतंकवादी घोषित करने से मना कर दिया है। इसलिए जो प्रस्ताव है यह खबरों में बना हुआ था। हाल ही में शुरू की गई टेली मानस पहल का संबंध किससे है? तो मानसिक स्वास्थ्य है, केंद्र सरकार की ये योजना है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। मध्य प्रदेश में किस योजना में आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर अनाथ बच्चों को समाज में पुनर्स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाएगा? मध्य प्रदेश में एक योजना है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल आशीर्वाद योजना या मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। अभी क्या हुआ है, दिवाली के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अनाथ बच्चे हैं उनके साथ दिवाली का उत्सव मनाया है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनके लिए ये योजना चलाई जा रही। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कोविड-19 में जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, तो उनके लिए चलाई जा रही कोविड-19 बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा। ये योजना उनके लिए है जिनके गार्जियंस में पिता नहीं होते, जिन बच्चों ने अपने पिता को खोया है, माता है, तो उनको यहाँ पर कुछ सहायताएं उपलब्ध कराई जाती ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रहे और उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है ये बहुत विस्तृत में है। इसमें क्या है कि इसमें 2 भागों में बांटा गया है बच्चों को। एक तो वो हैं जो 18 वर्ष से नीचे के हैं, दूसरे 18 वर्ष से ऊपर के। उसमें भी ऐसा रखा गया है क्लॉज कि ऐसे लोग जो अपने किसी गार्जियन के साथ या केयर टेकर के साथ रह रहे हैं, ठीक है, यानी वो अपने मामा चाचा किसी के साथ, रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं, अनाथ हैं, उनके माता और पिता दोनों नहीं है। दूसरा इनने बांटा है कि ऐसे बच्चे जो कि किसी अनाथालय में रहे, उनको अलग अलग नाम दिया गया। एक तो हो गया केयर लीवर्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आफ्टर केयर में है, केयर उनकी करने वाला कोई है। दूसरा है स्पॉन्सरशिप। इन दोनों में अलग अलग क्लॉज हैं, अलग अलग उनके फायदे हैं। दोनों बच्चों को अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। 5,000 रुपए प्रति माह मिलेगा 1 वर्ष के लिए और व्यावसायिक परीक्षण में क्या दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई नीट की, जेई की, क्लेट की तैयारी करना चाहता है
तो उसमें प्रवेश कराने के लिए उनको क्या कहते हैं, सरकार सहायता करेगी, साथ में 5,000 रुपए का सहायता करेगी मंथली के लिए भी। यदि कोई बच्चा 24 वर्ष तक का हो रहा है तो उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएगी। साथ में यदि उसको कभी बीमारी होती है या कोई दिक्कत जाती है तो आयुष्मान योजना में सरकार उसको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगी। एक तरह से सभी बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं किसी भी देश के भविष्य होते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य कब तक का रखा है? सरकार का लक्ष्य कब तक का है कि उसे 550 बिलियन डॉलर की, यहाँ पे आप 5 ट्रिलियन में मत जाना, ये भारत का लक्ष्य है। ये यहाँ पे 550 बिलियन डॉलर की बात हो रही, 2024 है, 2030 है, 2025 है या 26 है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2026। मध्य प्रदेश शासन ने अभी क्या है, हमने आपको बताया कि इन्वेस्ट समिट होने वाली है इंदौर में जनवरी 2023 में, ज्यादा समय रह नहीं गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, ये सभी जगहों पे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सेमिनार्स आयोजित कर रहे हैं, छोटे बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, बिजनेस समिट्स कर रहे हैं, ताकि लोगों से क्या है, लोगों को आकर्षित किया जाए। तो वहां पे मध्य प्रदेश की अपनी क्या विशेषताएं हैं, बिजनेस के लिए किस प्रकार का माहौल है, इन सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा मध्य प्रदेश सरकार का जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उद्देश्य है, उसमें 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो लक्ष्य रखा गया है ये 2026 तक का रखा गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी के पार्क के लिए 300 एकड़ की जमीन आरक्षित की गई है। ये चीजें वो लगभग सभी जगह पर मेंशन कर रहे हैं, जहां भी ये समिट हो रही हैं, सेमिनार्स आयोजित हो रहे हैं, वहां पे इन चीजों का जिक्र किया जा रहा है। और ये हमारे करंट अफेयर्स के साथ साथ एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। देश में गधों का इकलौता मेला लगता है मध्य प्रदेश में, वो किस जिले में आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष लगता है? सतना में, दतिया में, मैहर में या उज्जैन में? मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो सतना में होता है। डिटेल देख लेते हैं। एक्चुअली क्या, मध्य प्रदेश के पास जो सतना जिले के पास जो चित्रकूट है, यहाँ पे दीपावली में हर वर्ष प्रतिवर्ष ये लगता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो औरंगजेब था उसके जमाने से हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उसके सेना में क्या हुआ था, जब कुछ गधों की खच्चर बोलते हैं उन्हें, खच्चरों की कमी हो गई थी, तो उसके लिए क्या किया था उसने कि एक तरह से ऑफर किया था कि भाई सभी को बुलाओ, उनको जो मांगी कीमत है वो दी जाएगी। तो काफी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, उनको पैसे दिए गए, तब से ये एक परंपरा बन गई। और मध्य प्रदेश में जो चित्रकूट है, यहाँ पे ये मेले का आयोजित किया जाता है। खच्चर आते हैं, काफी फेमस नाम से भी होते हैं, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, अभी सलमान, शाहरुख, कटरीना, इनके नाम से भी यहाँ पे गधे बेचे गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, चित्रकूट में जो मंदाकिनी नदी है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दीपदान का कार्यक्रम होता है यहाँ पर, क्योंकि रामचंद्र जी क्या हुआ था कि जब वापस आए थे अयोध्या, तो दीपावली पर मनाई जाती है, हम बचपन से जानते हैं चीज को। लेकिन यहाँ पे अमावस्या में दीपदान हमेशा होता है, लेकिन दिवाली के अगले दिन जो होती है अमावस्या होती है, इस वजह से यहाँ पे दीपावली में दीपदान का बहुत बड़ी मान्यता है, काफी लोग जुड़ते हैं यहाँ पे। उसी के समय पे साथ साथ में यहाँ पर ये मेले का भी आयोजन किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। हिंगोट युद्ध होता है मध्य प्रदेश के दीपावली के पर्व के समय ही, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? सतना में किया जाता है, बालाघाट में किया जाता है, इंदौर में किया जाता है या उज्जैन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंगोट का युद्ध होता है। और ये युद्ध कुछ जान लेने वाला युद्ध नहीं होता, दुर्घटनाएं हो सकती हैं चोट वगैरह की, लेकिन इसमें पूरी सुरक्षा रखी जाती, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये एक तरह का खेल है और ये होता है मध्य प्रदेश के इंदौर में गौतमपुरा शहर पे। यहाँ पे हिंगोट का आयोजित किया जाता है, मध्य प्रदेश के पास ही है। और ये दीपावली के एक दिन बाद ही, अगले दिन जो पड़वा होता है या परिवा बोलते हैं कई जगह, वहां पे ये पारंपरिक रूप से युद्ध किया जाता है। इसमें यहाँ पे विष्णु भगवान का एक मंदिर है, वहां पे आशीर्वाद लेने के बाद दोनों पक्ष पहले, ये युद्ध से पहले एक बार गले मिलते हैं और इस युद्ध की समाप्ति के बाद भी गले मिलते हैं। तो ऐसी कोई दुश्मनी जैसा कार्यक्रम नहीं होता, पूरी सुरक्षा रखते हैं, यहाँ पे ढाल वगैरह रखते हैं। हिंगोट क्या होता है, एक तरह का फल होता है जो कि नींबू के बराबर का होता है, लेकिन ये नारियल की तरह मजबूत होता है। इसमें बारूद वगैरह, मसाला वगैरह भर के ये पूरा बनाया जाता है और एक दूसरे को मारा जाता है। अब क्या है कि ये इसमें कलगी और तुर्रा दो तरह के दल होते हैं। नदी के उधर की तरफ की, जो मैदान के उधर की तरफ क्षेत्र होती है वो कलगी होती है, उनके माथे पे
आप देखेंगे मुकुट जैसी कलगी भी बांधे रहते हैं, दूसरे होते हैं तुर्रा। इन दोनों के बीच ये दो दल होते हैं, आपस में यही इंगोट मारते हैं, इधर से उड़ता हुआ जाता है, रॉकेट की तरह चलता है। इस दल में, इस पूरे खेल में किसी की कभी कोई हार नहीं होती, कभी जीत नहीं होती। फिर वापस जब ये इंजॉय कर लेते हैं, इनको आनंद मिल जाता है, जैसे हम और आप दिवाली मना लेते हैं, उसके बाद ये फिर गले मिलते हैं और ये कार्यक्रम समाप्त होता है और अगली दिवाली के बाद फिर इकट्ठा हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। एफएसएसआई ने मध्य प्रदेश के किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन घोषित किया है? ग्वालियर स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन, इंदौर स्टेशन या उज्जैन स्टेशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रानी कमलापति स्टेशन। मध्य प्रदेश में एफएसएसआई ने क्या किया है कि जो रानी कमलापति स्टेशन है, इसको ईट राइट स्टेशन घोषित किया है। ईट राइट स्टेशन में क्या है कि जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 है, इसके कुछ नियम है कि ये चीजें होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता और सफाई होनी ही चाहिए। जो ग्राहक हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वहां पर, सारी इन सब बहुत सारे उसमें क्लॉज बने हुए, उन्हीं को ध्यान में रख करके ये पूरा क्या कहते हैं मानक दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के और भी स्टेशनों को दिया जा चुका है। इसमें एक तो आपका सागर रेलवे स्टेशन, ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाद जो छोटे शहरों में बात करो तो डबरा का जो रेलवे स्टेशन है, इन 4 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन दिया गया है कि हाँ आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। आपके जो मानक तय किए गए हैं उसके हिसाब से कस्टमर्स का फीडबैक भी इनमें लिया जाता है। यदि उनको कोई कमी होती तो उसको भी वो स्टेशन पूर्ति करते हैं, उसको सही करते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहां से हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ देख लेते हैं। तो अभी आपको खबरों में मिला रहा होगा टाइगर ट्रंप, 2 देशों के बीच में अभी युद्ध अभ्यास हुआ है। ये द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास था, यानी 2 देशों के बीच था। तो ये युद्ध अभ्यास है, ये किनके किनके बीच हुआ? भारत अमेरिका के बीच, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ब्राजील के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत और अमेरिका के बीच। डिटेल देख लेते हैं। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ट्रंप, और भारत हो गया टाइगर। तो अमेरिका और भारत के बीच में इस युद्धाभ्यास का आयोजन होता है, 2 देशों के बीच हो गया। ये शुरुआत जो उसकी हुई थी 2019 से हुई थी, 9 दिनों तक ये युद्धाभ्यास चलता है। पहला टाइगर ट्रंप जो अभ्यास था ये भी विशाखापट्टनम में हुआ था। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में और भी द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास होते हैं। पहला एक आपका युद्ध अभ्यास 2021 होता है। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और अमेरिका की थल सेना के बीच होता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2002 से हुई थी। अब इसका 17वां संस्करण हो चुका है और ये अमेरिका के अलास्का में होता है। वहीं पे जो वायुसेना के साथ किया जाता है वो कोप इंडिया के नाम से किया जाता है। वज्र पहाड़ जो किया जाता है ये विशेष बल होते हैं हमारे यहाँ के, उनके साथ होता है। और टाइगर ट्रंप जो युद्ध अभ्यास होता है ये मानवीय सहायताओं के लिए किया जाता है अभ्यास। ठीक है, एक तरह की जब मानवीय सहायता की आवश्यकता होती है तो टाइगर ट्रंप अभ्यास, ये जो इसका उद्देश्य है वो मानवीय सहायता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है या कहाँ किया गया है? पुणे, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। हम एक बार देख लेते हैं डिटेल। ये एक्चुअली में क्या है कि एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। इन्होंने क्या किया है कि एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम चालू किया है जीपीएस के। इसमें क्या होगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो ब्रीथिंग कराती हैं महिलाएं हो गई, और जो उनके जो बच्चे हैं, बच्चों वाली महिलाएं हो गई, इनके लिए क्या इनकी एक पूरी की पूरी प्रॉपर जानकारी रखी जाएगी। और क्या किया जाएगा उनको कि समय समय पर ट्रैक किया जाएगा ताकि उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। उनको जो केयर करने वाली आवश्यकताएं होती हैं, उनको उस समय पे क्या क्या केयर करनी चाहिए, इससे संबंधित उनको जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। और सरकार की यदि कोई योजना चल रही होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। तो जो आवश्यकताएं होती हैं सरकार की, जो महिला बाल विकास के जो हम आपको पता है जो कार्यक्रम चलते हैं महिलाओं के लिए, तो उनको क्या रहेगा, एक आसानी रहेगी, उन्हें पता रहता है एक सिस्टम में कि हाँ ये महिलाएं अभी इनको इस चीज की आवश्यकता है, तो उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी और बात की जाएगी, उनसे पता किया जाएगा कि उनको ये जो भी सरकार की तरफ से टीके लगे हैं क्या आपने लगवा लिए नहीं लगवा लिए, ये सब चीजें उसमें रहेंगी। और ये भारत का अपना एक तरह का पहला प्रयोग है। बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस पार्टी के नेता हैं? कई बार परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो ऋषि सुनक हैं ये ब्रिटिश पहले भारतीय वंशी जो एशियाई प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये किस पार्टी के नेता है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के, लेबर पार्टी के या रिपब्लिक पार्टी के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। ये ऋषि सुनक है, आप अब तक इनको पहचान चुके होंगे। ब्रिटेन में दो पार्टियां जो मेन पार्टियां हैं, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी हो गई और कांग्रेस हो गई, हमारे यहाँ बहुत पार्टियां हैं, लेकिन जो प्रमुख बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच टक्कर होती है तो बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। ठीक है, इसके बाद बाकी के गठबंधन इधर उधर चलते रहते हैं। यहाँ पर दो पार्टियां, एक तो लेबर है, दूसरी कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये राइट विंग पार्टी है, जैसे यहाँ पे बीजेपी जो हो गई ये राइट विंग हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। अब होता क्या है कि ये इसलिए खबरों में बनी हुई है, ये पार्टी भी बनी हुई है क्योंकि राइट विंग पार्टी जो होती है एक तरह से जो बहुसंख्यक लोग होते हैं ये उनका नेतृत्व करती है। तो ये ब्रिटेन में अपने आप में एक बड़ी घटना है कि एक बहुसंख्यक पार्टी जैसे बीजेपी हो गई और एक अल्पसंख्यक को क्या करती है, प्रधानमंत्री बना देती है। तो ब्रिटेन में भी एक तरह की अपनी ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी जो राइट विंग पार्टी है इन्होंने एक अल्पसंख्यक को, क्योंकि जो भारतवंशी है ब्रिटेन में अल्पसंख्यक है और मूल निवासी वहां के नहीं है ये, तो उन्हें क्या किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद दिया है, पे बैठाया। इसके पहले भी जो लिज ट्रस थी इन्होंने कम समय में 45 दिनों में इस्तीफा दिया है। ये सबसे कम समय की प्रधानमंत्री हैं। ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से थी। बर्जेसन भी कंजर्वेटिव पार्टी के थे, लेकिन ये सब शासन अभी भी कंजर्वेटिव का है, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से वहां के जो प्रधानमंत्री हैं अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऋषि सुनक क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ये भारतीय मूल के, माता पिता जो इनके भारतीय मूल के, ये भारतीय मूल के हैं। इनके पिता क्या था कि पहले दक्षिण अफ्रीका पूर्वी जो नैरोबी में थे वहां से थे, कीनिया में से, कीनिया के बाद ये यूके चले गए थे। इन्होंने जो शादी करी है वो अच्छता से की है, जो कि इंफोसिस के संस्थापक है नारायण मूर्ति, उनकी बेटी हैं। और ये संपत्ति के मामले में बात करी जाए तो जो वर्तमान में वहां के प्रिंस हैं उनसे कहीं गुना ज्यादा इनके पास संपत्ति है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। हाल ही में भारत ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, और ये जुर्माना किसके द्वारा लगाया गया है हमें ये बताना है। प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा, भारत आयकर विभाग के द्वारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। गूगल में ये जुर्माना लगा है, काफी समय से ये मैटर चल रहा था, ये सुलझ गया है। अब ये जुर्माना किसके द्वारा लगाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। अब यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। इनके ऊपर जुर्माना एक्चुअली में ये लगा है, आपको पता होना चाहिए जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसका जो स्थापना हुई थी 2009 में, ये विधिवत रूप से शुरुआत इसने कार्य करना शुरू किया। इसकी जो स्थापना हुई है ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI अधिनियम 2002 के तहत हुई है। मैटर क्या है इनका कि गूगल ने क्या किया है कि ये थोड़ा सा अपने आप को डोमिनेट करता है जो अदर ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप जो होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अपने ऐप को प्ले स्टोर पे डालते हैं, क्योंकि जो आपका मोबाइल चलता है वो एंड्रॉयड सिस्टम से चलता है। एंड्रॉयड में वो लोगों को क्या होता है कि जो प्ले स्टोर है उन्हें लाइसेंस देता है, बहुत सारी चीजें चेक भी करता है, सिक्योरिटी संबंधित जो भी होता है वो चेक करने के बाद उनको लाइसेंस देता है। जैसे एग्जाम गुरु जी का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, लेकिन उसके पहले हमें एंड्रॉयड में उपलब्ध होने से पहले गूगल में अप्लाई करना होता है, फिर गूगल हमें परमिट करता है और आप वहां से डाउनलोड कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल होता है वो थर्ड पार्टी ऐप को परमिशन कई बार नहीं देता, या हैकिंग वगैरह की भी संभावनाएं रहती हैं, इस वजह से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था जो गूगल है, ये बहुत सारे ऐसे ऐप थे जो इसको कंपटीशन दे सकते थे, उनको क्या कर रहा था, एक तरह से डोमिनेट कर रहा था, उनकी जो पोजीशन है उसको आगे नहीं आने दे रहा था, कई बार एडवर्टीजमेंट में उनको नीचे कर रहा था, या रैंकिंग उनकी गलत कर रहा था, तो बहुत सारी उनको समस्याएं पैदा कर रहा था। ये जब उसकी टेस्टिंग हुई तो ऐसा पाया गया। बहुत सारे ऐप क्या है कि चल भी नहीं रहे थे, तो जैसे कीपैड का ऐप है वो कई ऐप बंद हो गए थे बीच में, तो ये सारी चीजें जा रही थी, जिस पर जांच करी गई तो ये पाया गया कि ये गूगल ने ये काम किया है। और इस गूगल के ऊपर इसके पहले यूके में भी लगभग 5 से 6 हजार करोड़ का भी जुर्माना लग चुका है, और लगातार अभी उसकी जो राशि है वो बढ़ा भी दी गई है। तो गूगल पे भारत में 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रतिस्पर्धा आयोग का काम क्या है, इसका यह है कि यदि कोई प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में विपरीत प्रभाव डाल रहा है या उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से उसको डोमिनेट कर रहा है, तो उनके व्यवहारों को रोकना है। ठीक है, कंपटीशन मार्केट में रहना चाहिए, इसको बनाए रखना है, देखना है कि हेल्दी कंपटीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसका लास्ट में फायदा कंज्यूमर को ही होना है, यानी हम और आपको होना है जो उसका उपयोग करेगा।
कंज्यूमर्स के जो हित हैं, उपभोक्ताओं के हित हैं, उनको सुरक्षा करना, ये सारे इसके काम होते हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते प्रश्न क्रमांक 10। हाल ही में मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य अवसंरचना से है, पर्यावरण में सुधार से है, पशु संरक्षण से है या जागरूकता और आउटरीच से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण सुधार से है। डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी केवड़िया में गुजरात के इसका उद्घाटन किया है लाइफ मिशन का। इसमें क्या है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की एक पहल के साथ चल रहा है। तो ये एक पहल है, इसमें जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। मूल उद्देश्य ये है कि ग्रह की जीवन शैली ग्रह के लिए और ग्रह के द्वारा, यहाँ पे हमारी जो जीवन शैली है उसको प्रकृति के साथ जोड़ा जाएगा। बताया जाएगा कि आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रखना है, प्रदूषण नहीं फैलाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, यही सब सारी चीजें हैं इसके अंदर। नाम रखा गया है लाइफ और ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ये हम इसे याद रखेंगे। हमने पिछली बार आपसे पूछा था निम्न में से कौन विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? श्री श्याम सुंदर श्याम थे, वीवी सरवटे थे, आस पटवर्धन थे या लीलाधर जोशी थे? बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। लगभग सभी लोगों के जो उत्तर थे वो राइट थे। एग्जाम गुरुजी की तरफ से जिनके जिनके आंसर राइट थे उनको लाइक कर दिया गया है और जिनके उत्तर सर्वश्रेष्ठ थे उनको पिंक कर दिया गया है। आप सभी लोग डिटेल में जो लोग भी एग्जाम गुरुजी की तरफ से जिन्हें हार्ट दिया जाता है आप उनके आंसर पढ़ लिया करें कमेंट बॉक्स में। साथ में जिनको लाइक दिया जाता है उनके आंसर राइट रहते हैं, लेकिन जिन्हें हार्ट दिया जाता है उनके आंसरों में कुछ विशेषता रहती। बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो लोग शेयर करते हैं हमारे साथ और ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने में कई बार एक तो हमारे दिमाग में नहीं आती, दूसरी बार हमें ढूंढने में भी कई बार क्या होता है दिक्कत होती है। तो ये बैठे बैठाए हमें बहुत सारे क्या होता है कि क्वेश्चंस के हमें लगभग लोगों ने सभी ने वहां पर आंसर कर दिया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार देख लेंगे। ये रही डिटेल्स यहाँ पे कुछ इस प्रश्न से जुड़ी हुई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। काफी काम किया है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं आज का प्रश्न। निम्न में से कौन बेगम भोपाल की पहली महिला शासक थी? आपके बताएं सभी जो सभी बेगमें हैं ये भोपाल की महिला शासक थी, लेकिन पहली महिला शासक कौन थी? नीचे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको देना है। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको लाइक मिल जाएगा और जिनके आंसर सर्वश्रेष्ठ होंगे उसको हार्ट दे करके पिन कर दिया जाएगा। आप सभी लोग राइट आंसर ताकि जान जाए क्या है। हमारी और आपकी मुलाकात होती है अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।